Hello everyone, a beautiful good morning to all, सुप्रभात and welcome back to my channel. I am पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 19th of September के सभी important current affairs के बारे में with lots of MCQs और वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके है जी, तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से। आप सोचते होंगे ना डेली कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम होती है, मैं क्या करूं इलेक्शन का समय जब होता है। इसके अलावा जब भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कोई नए इनिशिएटिव कोई नई स्कीम को लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव की है PMJUGA स्कीम। हम सभी लोगों ने अभी 23 जुलाई को जो यूनियन बजट आया था वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो यहाँ पर बजट में अनाउंसमेंट किया गया था अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए हम इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करेंगे। ये अनाउंसमेंट कब हुआ था? यूनियन बजट में हुआ था एंड फाइनली यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। सो प्रधानमंत्री तक तो ठीक है, जनजाति मतलब आपकी ट्राइबल कम्युनिटी, उन्नत ग्राम अभियान, उन्नत का मतलब है प्रोग्रेसिव, डेवलपमेंट करना, ग्राम्स का मतलब विलेजेस का जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। ठीक है, तो कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है फॉर द प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान टू इंप्रूव द सोशल इकोनॉमी स्टेटस, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस as well as aspirational district. We know that कि aspirational block and aspirational district ये दोनों ही प्रोग्राम नीति आयोग के हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और कितने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स अंडर द नीति आयोग वर्क कर रहे हैं। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे विलेजेस जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उनके डेवलपमेंट के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। कितने समय के लिए है? 5 सालों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ऑब्वियस सी बात है जब आप किसी स्कीम को लॉन्च करते हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बजट अलॉटमेंट होता है। बिल्कुल हाँ, यहाँ पर जो टोटल अलोकेशन है फॉर द स्कीम, जो टोटल बजट अलॉटमेंट है वो 79,000 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से 56,000 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग अप्रोक्सीमेटली 23,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। तो इस तरीके से इस स्कीम को 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया है रिसेंटली। अगर हम इसके कवरेज के बारे में बात करें कि इस पर्टिकुलर स्कीम को कहां पर अप्लाई किया जाएगा, तो ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी 549 डिस्ट्रिक्ट्स and 2,740 blocks in all tribal majority villages as well as aspirational district of 30 state and union territory। तो इन एरियाज में इस स्कीम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट का प्लान है कि 63,000 विलेजेस और मोर देन 5 करोड़ ट्राइबल कम्युनिटी को इसका बेनिफिट मिल सके। 2011 में जो सेंसस हुई थी, 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली हमारे देश में जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो 10.45 करोड़ पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलेगी। तो इनका ही अपलिफ्टमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई अलग से मिनिस्ट्री का अलॉटमेंट नहीं होगा कि कोई एक नोडल बॉडी होगी, नहीं। ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला स्कीम, जल जीवन मिशन, आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो कितनी सारी स्कीम ऑलरेडी कंट्री में एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जो इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करती हैं, वही मिनिस्ट्री इन ट्राइबल कम्युनिटी के विलेजेस का भी अपलिफ्टमेंट करेंगी, उनका डेवलपमेंट करेंगी। मतलब अलग से कोई नोडल बॉडी, अलग से कोई नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पे अलॉट नहीं की गई है। ओके, अंडर द स्कीम 25 इंटरवेंशन टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द 17 यूनियन मिनिस्ट्री। तो 17 यूनियन मिनिस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। द टास्क एंड फंड फॉर concerned ministry will be allocated under the development action plan for the scheduled tribe। और नेक्स्ट 5 ईयर में ये जो 17 मंत्रालय हैं, जो 17 मिनिस्ट्री हैं, ये फंड को अलॉट करेंगे और उसके बाद डेवलपमेंट का काम करेंगी इन द 4 एरियाज। तो इनके गोल कितने हैं? 4 गोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला गोल कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे बोला गया है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हम 20 लाख
20 लाख पक्का हाउस बिल्ड करेंगे, कहां पर? ट्राइबल विलेजेस में, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा इन विलेजेस को जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी अंडर द जल जीवन मिशन। इसके अलावा आयुष्मान हेल्थ कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो क्या इसके लिए अलग से कोई मंत्रालय लगेगा? नहीं, अपनी अपनी मिनिस्ट्री रन हो रही हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हैं और उनको अब ये भी काम करना है कि ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट करना है। ठीक है। 25 लाख एलपीजी गैस कनेक्शंस को प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है। 5000 विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेट से, मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से। 25,000 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्ट की जाएगी अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सिंपल सी बात है, ये आपका पहला गोल हो गया। पहला गोल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इकोनॉमी एम्पावरमेंट। अब इकोनॉमी एम्पावरमेंट में क्या आता है? आपकी स्किल आती है, ट्रेनिंग आती है, स्किल ट्रेनिंग के अलावा आपकी हायर एजुकेशन आती है, स्कूलिंग आता है, ये सभी आपके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के पार्ट होते हैं। तो इसमें कहा है कि जो एलिजिबल ट्राइबल बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उनको स्किल अप किया जाएगा, उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी अंडर द स्किल इंडिया मिशन आफ्टर द 10th और 12th स्टैंडर्ड। अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी का कोई लड़का है या लड़की है, उसने 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा को पास कर लिया है, तो उसको स्किल दिया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अंडर द स्किल इंडिया मिशन, जिसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोजगार मिल सके। इसके अलावा अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम, अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी के विलेज हैं उनको होम स्टे के लिए फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसमें बोला है कि हम 1000 होम स्टे डेवलप करेंगे और यहाँ पे जो एलिजिबल हाउस होल्ड होंगे उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। होम स्टे मतलब एडिशनल 2 रूम को तैयार करना, और वो 2 रूम कैसे होंगे? जो कि आपको लॉजिंग फैसिलिटी या होम स्टे फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और 3 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द रेनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूम। ये बात यहां पर कही गई है। और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए विलेज में। तो ये इकोनॉमी एम्पावरमेंट का पार्ट है। इसके अलावा क्या बोला गया है? इसके अलावा जो ट्राइबल के फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको बेचने के लिए, उनको सेल करने के लिए ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर्स को भी डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेस टू द गुड एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया है? अंडर द समग्र शिक्षा अभियान हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, और जो ट्राइबल कम्युनिटी में इनरोलमेंट रेशियो है, स्कूल में एडमिशन का रेशियो है, वो हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है। एंड 1000 ट्राइबल हॉस्टल्स को भी डेवलप किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंडर द समग्र शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग के लिए क्या है? आपका जो MMR और IMR है उसके रेशियो को इंप्रूव करना है बिटवीन द ट्राइबल कम्युनिटीज, पहला। इसके अलावा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, वो भी हमें एग्जीक्यूट करना है इन सभी ट्राइबल विलेजेस में। और एडिशनली हमें मेडिकल यूनिट्स को सेटअप करना है इन एरिया में। तो प्लेन एरिया में 10 किलोमीटर के रेडियस में एक मेडिकल यूनिट को सेटअप किया जाएगा, और हिली एरिया में अगर देखा जाए तो हिली एरिया में 5 किलोमीटर के एरिया में आपका जो है वो एक मेडिकल यूनिट को सेटअप किया जाएगा, जहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव रन की जाएगी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। तो इस तरीके से इस स्कीम को एग्जीक्यूट किया गया है। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है 5 सालों के लिए, और लगभग 78,000 करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। कोई भी एक नोडल मिनिस्ट्री नहीं है, 17 मिनिस्ट्रीज मिलकर इस पर्टिकुलर स्कीम को एग्जीक्यूट करेंगी। डन इतनी चीजें। चलिए फर्दर नई स्कीम को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। कल मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कवर किया था, जहां पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सरोद, सारंगी, संतूर, इसके अलावा आपका घटम, इन सभी इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया था। और इसके जो एक्सपोनेंट है, जो म्यूजिशियन है, उनको भी मैंने डिस्कस किया था 15+ PYQ के साथ। अगर आपने वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहां से आपको 100% 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको आने वाले SSC एंड रेलवे एग्जाम में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप कवर कर लीजिएगा स्टैटिक में जाके। इसके अलावा स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च किया है, जो कि टॉपिक वाइज आपको 40 टेस्ट मिलेंगे विद डिटेल सोल्यूशन।
ओके, ये दोनों चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी, इनके पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे कहां पर, एप्लीकेशन पे सिंपली आप सर्च करना पूजा जैन क्लासेस प्ले स्टोर से, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज में भी इनरोलमेंट कर सकते हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली जो पीडीएफ है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बजटरी सपोर्ट स्कीम अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। रिसेंटली यहाँ पर यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इन्होंने प्रपोजल जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का प्रपोजल था उसको अप्रूव किया है और फंड सैंक्शन किया है हमारे देश के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और पंप्ड प्रोजेक्ट है उनके लिए। ठीक है, फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम ऑफ बजटरी सपोर्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद अ टोटल आउटले ऑफ 12,461 करोड़ रुपीस। यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, उनको रिवैम्प करने के लिए और नए प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 12,461 करोड़ रुपीस का फंड अलॉट किया गया है बाय द कैबिनेट, और इस स्कीम को एग्जीक्यूट किया जाएगा फ्रॉम FY 24-25 से FY 2031-32, मतलब 2024-25 से शुरुआत होकर 2031-32 तक इस स्कीम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब 8 सालों में। अब 8 सालों में हमारा कुछ टारगेट तो होगा, बिल्कुल हाँ। इन 8 इयर्स में हमारा टारगेट है कि हमको एडिशनली 31,350 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इट अप्लाइज टू ऑल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ओवर 25 मेगावाट। ऐसे सभी आपके, चाहे वो प्राइवेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो या सरकारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिनकी कैपेसिटी 20 मेगावाट से ज्यादा है, उन सब के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो बेनिफिट क्या होगा कि हम ज्यादा मात्रा में फास्टर डेवलपमेंट कर पाएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। अपना जो हिली एरिया और रिमोट एरिया है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बूस्ट हो पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत ही इंटीरियर में होते हैं जहां पे प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में उनके लिए प्रॉपर एमिनिटीज नहीं होती हैं, तो इसका भी डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा टारगेट है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हमारा टारगेट है, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेकर आना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में, इसलिए इस पर्टिकुलर स्कीम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अगर हम इसका फंडिंग पैटर्न समझेंगे तो इट अप्लाई टू ऑल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ओवर 20 मेगावाट इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट एंड द पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर बात करेंगे बजटरी सपोर्ट लिमिट के बारे में, हैव बीन रिवाइज टू 1 करोड़ रुपीस पर मेगावाट। अगर कोई ऐसा पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 200 मेगावाट से अप टू 200 मेगावाट है तो उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बजटरी सपोर्ट लिमिट हैव बीन रिवाइज्ड टू 1 करोड़ पर मेगावाट फॉर प्रोजेक्ट अप टू द 200 मेगावाट। एंड अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी अबव द 200 मेगावाट है तो उनको 0.75 करोड़ रुपीस पर मेगावाट अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा फर्दर पोटेंशियल है, अगर आपका कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं तो 1.5 करोड़ पर मेगावाट आपको यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री लॉन्च उड़ीसा गवर्नमेंट फ्लैगशिप इनिशिएटिव सुभद्रा स्कीम इन भुवनेश्वर। ऑलरेडी हमने इस स्कीम को डिस्कस किया है लेकिन रिसेंटली अभी लॉन्च की गई है, इसलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सुभद्रा स्कीम कहाँ की है, उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए है और वीमेंस को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए है। इसका टारगेट है कि मोर देन 1 करोड़ वीमेंस को कवर करना। ठीक है, यहाँ पे जो गॉडेस सुभद्रा है, मतलब जो कि जगन्नाथ भगवान और बलभद्र जी की बहन है, उनके नाम पर ही इस स्कीम का नाम रखा गया है। इसमें ऐसी कोई भी लेडी जिसकी एज 21 से लेकर 60 ईयर के बीच में है और उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करती हैं तो उनको 5 ईयर में 50,000 रुपीज दिए जाएंगे। 5 सालों में 50,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब एनुअली, मतलब हर साल यहाँ पर 10,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपीज ईच। 5,000 रुपए की इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये प्रोवाइड किया जाएगा, यही बात यहाँ पर लिखी गई है।
An amount of 10,000 rupees per annum would be credited in the 2 installment directly to their accounts. इसके अलावा आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है फॉर सर्वे ऑफ एडिशनल हाउस होल्ड फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। एक सर्वे कंडक्ट किया जाएगा यूजिंग दिस एप्लीकेशन। अगर एडिशनल हाउसेस की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हाउसेस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। डन। चलिए अब यहाँ पे एक और फैसला आया है कैबिनेट का। कैबिनेट ने अप्रूवल किया है चंद्रयान 4 मिशन के लिए। चंद्रयान 4 मिशन, इसके अलावा आपका जो गगनयान मिशन है, आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके लिए भी फंडिंग दी गई है। मतलब टोटल 4 प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग दी गई है बाय द कैबिनेट और ये लगभग 22,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग अलॉटमेंट किया गया है। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। तो कैबिनेट अप्रूव फंड फॉर द 4 स्पेस मिशन इंक्लूडिंग द चंद्रयान 4 एंड द वीनस ऑर्बिटल मिशन। ये वीनस ऑर्बिटल मिशन हमारे देश का पहला मिशन है जो कि वीनस पर जाएगा, ठीक है, जो आपके शुक्र ग्रह पर जाएगा उसकी स्टडी करने के लिए, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 4 मिशन ये क्या करेगा, चंद्रमा के सरफेस पे जाएगा, लूनर सरफेस पे जाएगा, वहां से सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस अर्थ स्टेशन पे लेकर आएगा या अर्थ पर लेकर आएगा। अभी तक केवल 3 ही कंट्रीज हैं, यूएसए, चाइना एंड रशिया, जिन्होंने लूनर सॉइल को कलेक्ट किया है और अर्थ स्टेशन पर लेकर आए हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि लूनर सरफेस पे मैन या ह्यूमन की लैंडिंग हमें करानी है बाय द 2040। ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट को हमें लूनर सरफेस पे पहुंचाना है बाय द 2040 2040 तक। और कंट्री का पहला वीनस मिशन भी हमें लॉन्च करना है, इसके लिए भी फंड अलॉटमेंट किया गया है। अगर हम चंद्रयान 4 के बारे में बात करें तो चंद्रयान 1, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था वो 2008 में किया था। फिर चंद्रयान 2 को हम लेकर आए थे 2019 में, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। फिर हम चंद्रयान 3 को लेकर आए 2023 में, जिसमें हमने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई। अब हम चंद्रयान 4 को लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए आपका बजट 2000 करोड़ रुपीस है। मतलब 2106 करोड़ रुपीस आपको बजट देखने को मिल जाएगा फॉर द चंद्रयान 4 और ये 36 मंथ में कंप्लीट होगा, ठीक है। इसमें कंप्लीटली इंडिजीनियस या मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और LVM-3 रॉकेट की मदद से चंद्रयान 4 को स्पेस पे पहुंचाया जाएगा, ठीक है। इसका हमारा पर्पस क्या है, लूनर सरफेस से हमें सॉइल को कलेक्ट करना है और अर्थ स्टेशन पर लेकर आना है, ये इसका पर्पस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या बोला गया है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको हम इंडियन स्पेस स्टेशन कह रहे हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को हम डेवलप करेंगे बाय द 2035 तक और इंडियन एस्ट्रोनॉट को लूनर सरफेस पे हम लैंडिंग कराएंगे बाय द 2040। ये अनाउंसमेंट भी किया गया है। देखिए इसके अलावा न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल को भी हम तैयार करेंगे फॉर द गगनयान मिशन। इस तरीके से 4 मिशंस को अप्रूवल दिया है और इसके लिए जो फंडिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग अलॉट की गई है। अगर हम चाइना और यूएसए के मिशंस के बारे में बात करते हैं तो चाइना ने अभी कुछ समय पहले ही, आपको याद होगा, इनका चैंग E6 मिशन था, ठीक है। रिसेंटली चाइना जो है वो पहली कंट्री वर्ल्ड की बन गई है जिसने साउथ पोल पे गया। साउथ पोल पे इन्होंने क्या किया, चंद्रमा पे जो सॉइल थी उसको कलेक्ट किया और कलेक्ट करके अर्थ स्टेशन पे लेकर आया। वो कौन सा मिशन था, चैंग E6 मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब चाइना प्लान कर रहा है कि अपने जो चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको लूनर सरफेस पे पहुंचाएगा बाय द 2030, ये बात भी कही जा रही है। और चाइना साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे रिसर्च स्टेशन को भी सेटअप करने का प्लानिंग कर रहा है बाय द 2030। वहीं अगर हम नासा की बात करते हैं तो नासा का अपना एक मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन और इसका कहना है कि हम अपने एस्ट्रोनॉट को सितंबर 2026 तक लूनर सरफेस पे लैंडिंग कराएंगे। तो ये चाइना और यूएसए के भी अपकमिंग मिशंस और प्रोजेक्ट है सिमिलर इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन क्लियर्ड बाय द कैबिनेट। रिसेंटली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। एक्चुअली ये बहुत लंबे समय से कहानी चल रही है, कोई आज की कहानी नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हमारे देश में इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अपना असेंबली इलेक्शन होता रहता है, जैसे कि जम्मू में हो रहा है, अभी हरियाणा में इलेक्शंस होने हैं,
कुछ समय पहले लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, तो ऐसे में क्या होता है, इंगेजमेंट काफी ज्यादा लगा रहता है। कभी स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें रैलियां चल रही हैं, कभी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, कभी पंचायतों के इलेक्शन चल रहे हैं, तो कभी म्युनिसिपालिटीज के इलेक्शन चल रहे हैं। तो क्यों ना हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था हो कि एक समय पे सभी इलेक्शन साथ में हो जाए, मतलब वन इलेक्शन और वन नेशन, एक नेशन में सभी इलेक्शन साथ में हो जाएं। तो रिसेंटली कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है और 2029 में ऐसा बोला जा रहा है कि 2029 के जो इलेक्शंस होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करने वाले हैं। ओके, सो Union Cabinet has approved the proposal for simultaneously election process for the country, aligning poll for the both Lok Sabha and स्टेट असेंबली इलेक्शन, मतलब आपके विधानसभा के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन साथ ही साथ होंगे। इसको अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने। कैबिनेट ने क्या किया था, एक हाई लेवल कमेटी को बनाया था जिसको हम कोविंद पैनल के नाम से जानते हैं, क्योंकि रामनाथ कोविंद जो कि हमारे कंट्री के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो इस कमेटी को हेड कर रहे थे। तो हाई लेवल की कमेटी बनाई गई थी कब, सितंबर 2023 में। और ये कमेटी क्या करेगी, सजेस्ट करने वाली थी, रिव्यू करने वाली थी किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो मार्च 2024 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। अब रिपोर्ट के क्या हाईलाइट्स है वो भी हम देखेंगे। तो इन्होंने कहा है कि पहली स्टेप ये है कि हम साइमल्टेनियसली इलेक्शन करवाएं लोकसभा के और स्टेट असेंबली के। ठीक है, पहला हमारा स्टेप ये होगा। बाद में सेकेंड स्टेप में हम मूव होंगे कि म्युनिसिपालिटीज को भी साथ में लेकर आए। इन द सेकेंड स्टेप, इलेक्शन टू द म्युनिसिपालिटीज एंड द पंचायत विल बी सिंक्रोनाइज्ड विद द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। This will be done in such a way that a local body election were held within 100 days of the election to the Lok Sabha and State Assembly। तो पंचायतों की जो इलेक्शन है और लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो इलेक्शन है उनके बीच में 100 डेज के अंदर हम इन सभी इलेक्शंस को कंडक्ट करा ले, इससे ज्यादा गैप ना हो। अब इसको बिल को पास कराने के लिए हाफ स्टेट, मतलब लगभग 50% स्टेट का अप्रूवल की जरूरत है, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के भी रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, उस हाई लेवल कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस थे। सबसे पहली बात, जैसे कि आर्टिकल 324 हमें पता है इलेक्शन से डील करता है, जिसमें आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इन्होंने कहा है कि एक नया आर्टिकल हमें इंसर्ट करना चाहिए, विच इज आर्टिकल 324A। ठीक है, इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है कि एक हमें नया आर्टिकल इंसर्ट करना है, विच इज आर्टिकल 324A। इसका पर्पस क्या होगा, विच स्टेट दैट पार्लियामेंट में मेक अ लॉ टू इंश्योर दैट इलेक्शन टू द म्युनिसिपालिटीज एंड पंचायत टू बी हेल्ड टुगेदर विद द जनरल इलेक्शन। इसमें हमें एक लॉ बनाना चाहिए कि म्युनिसिपालिटी और पंचायत के जो इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन के साथ ही साथ हो जाए। फिर सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्शन आईडी। अभी आप देखेंगे कि जैसे कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो आपके घरों में पर्ची आती है कि आपका ये आपका मतलब एक तरीके से आईडी आपके घर पर पहुंचाई जाती है। सिमिलर लोकसभा इलेक्शन के केस में भी ऐसा किया जाता है। तो ऐसा क्यों ना हो कि सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल आपकी इलेक्टोरल आईडी हो, एक आईडी कार्ड हो, जो हर एक गवर्नमेंट के जो 3 टियर के इलेक्शंस होते हैं, आपके लोकसभा इलेक्शन हो गए, विधानसभा इलेक्शन हो गए और आपके पंचायतों के इलेक्शन हो गए, सब में वही आईडी आपकी काम हो जाए। ठीक है, फॉर दिस द कमिटी रिकमेंडेड दैट आर्टिकल 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अमेंडेड। तो आर्टिकल 325 को इसके अंदर अमेंड किया जाने की बात की गई है। ठीक है, द पैनल रिकमेंडेड amending the constitution so that the election for the Lok Sabha and state assembly and local body can be held by the 2029। ये बात कही गई है। अब यहाँ पे अगर इसकी कहानी के बारे में बात करें, इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो कई सारी कमिटीज का फॉर्मेशन किया गया है जिन्होंने समय समय पे सजेशन दिया है कि किस तरीके से हम एक ही समय में एक ही साथ सभी इलेक्शंस को कंडक्ट करा सकते हैं। द आइडिया फॉर रिटर्निंग टू साइमल्टेनियसली इलेक्शन वाज रेज्ड इन द इलेक्शन कमीशन एनुअल रिपोर्ट इन 1983। तो पहली बार ये जो मुद्दा आया था वो 1983 में आया था और उसके बाद जो लॉ कमीशन था, तो लॉ कमीशन ने 1999 की रिपोर्ट में इस बात को पेश किया था कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो 22nd नंबर का लॉ कमीशन है, तो 22nd नंबर के लॉ कमीशन ने भी अपने सजेशंस दिए थे और कहा था कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर आर्टिकल आपका जो पार्ट नंबर 15A है, आपका जो पार्ट नंबर 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 15A आपको कनेक्ट करना चाहिए, एक नया चैप्टर को एड ऑन करना चाहिए जिसके अंदर हम अपने देश में वन नेशन वन इलेक्शंस को कंडक्ट करा सकें। क्लियर, आई थिंक आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा।
अब ये बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने इन आर्टिकल्स को काफ़ी हाईलाइट किया है अपने आर्टिकल में, तो मैंने सोचा मैं भी आपको इन आर्टिकल्स के बारे में बता दूं। कुछ रिलेवेंट आर्टिकल्स जो रिसेंटली न्यूज़ में है। आर्टिकल 83 जो कि पार्लियामेंट के टर्म के बारे में बात करता है कि पार्लियामेंट का टर्म कितना होगा। आर्टिकल 85 ये लोकसभा को भंग करने की बात करता है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 172 स्टेट असेंबली मतलब आपकी विधानसभा के टर्म के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 174 विधानसभा के भंग होने की बात, उसको डिसॉल्व करने की बात करता है। वही आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से एसोसिएटेड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके जी, यहां तक का सेशन अच्छा लगा, बढ़िया लगा? न्यूज़ अगर यूजफुल लगती है आपको तो प्लीज़ इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। वो सारे फ्रेंड्स जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन, स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन या फिर यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जाने से पहले लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछूंगी उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से देने वाले हैं। ओके है जी, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL wins CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड फॉर द 6th consecutive year। लगातार 6वीं बार 6th consecutive year राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको वाईजैक स्टील के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड दिया गया है। नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है ये अवार्ड? तो CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड द ग्रीन बिजनेस सेंटर ने इन्हें ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, RINL has also achieved the excellent energy efficient unit award for an impressive 8th consecutive year। CMD कौन है RINL के? तो आंसर हो जाएगा श्री AK बागची, आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है बाय द ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इन्होंने कहा है कि अपकमिंग जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी वर्ल्ड कप्स होंगे, उसमें मेन और वीमेन को इक्वल प्राइज मनी दी जाएगी। ICC अनाउंस इक्वल प्राइज मनी फॉर मेन एंड वीमेन इन द वर्ल्ड कप। ठीक है, और यहाँ पर जो अभी UAE में वीमेन्स वर्ल्ड कप होना है, यहाँ से शुरुआत होने वाली है। ICC Women's T20 World Cup 2024 will be the first ICC event where women will receive the same prize money as their मेल काउंटर पार्ट। जितनी मेल टीम को प्राइज मनी मिलती है उतनी ही वीमेन टीम को भी प्राइज मनी मिलेगी। कौन से इवेंट से? आपका जो ICC का वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 होने वाला है, कहां पर? UAE में। और प्राइज मनी कितनी होगी? तो प्राइज मनी होगी $2.34 मिलियन। पहले ये प्राइज मनी $1 मिलियन थी, इसको बढ़ाकर $2.34 मिलियन मतलब मेल टीम के इक्वल कर दी है। फीमेल टीम की भी प्राइज मनी लगभग आप देखेंगे 134% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लासगो टू होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम। आप सभी तो कहेंगे कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को तो होस्ट करने वाला था ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपने बिल्कुल सही सुना, 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला था। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम में, तो बर्मिंघम ने जो टॉर्च ट्रांसफर की थी वो ऑस्ट्रेलिया को ही ट्रांसफर की थी, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने बैक ऑफ कर लिया। इन्होंने मना कर दिया है कि हम अपकमिंग जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उनको होस्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद ये जो होस्टिंग राइट्स है वो पहुंच गए हैं स्कॉटलैंड के पास। ओके, तो ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड की कैपिटल है, हैज एग्री टू होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल होस्ट था विक्टोरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया है बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट। ठीक है, 2012 में भी ग्लासगो ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। पहले कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हुई थी, 1930 में हुई थी। जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहां पे किसी समय में ब्रिटिश का या ब्रिटेन का रूल आपको देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ग्रुप, क्योंकि इंडिया में भी काफी लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का रूल देखने को मिलेगा। क्लियर इतनी चीजें? तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है कि वो 23rd नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2026 में होने वाले थे उनको होस्ट नहीं करेगी। और अब इसको कौन होस्ट करेगा? स्कॉटलैंड होस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे स्कॉटलैंड ने क्या कहा है? ग्लासगो ने कहा है कि हम कोई एडिशनल स्टेडियम नहीं बनाएंगे, एडिशनल विलेज नहीं बनाएंगे,
जो भी हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेंगे। और नंबर ऑफ स्पोर्ट्स भी कम देखने को मिल रहे हैं। 2022 में 17 स्पोर्ट्स आपको देखने को मिले थे, लेकिन अभी 2026 में जो गेम्स होंगे वो 10 स्पोर्ट्स में होंगे, ऐसा अभी फिलहाल के लिए कहा गया है। क्लियर है। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, तो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे? हैमिल्टन कनाडा में इन 1930। ठीक है। हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। 2022 में लास्ट एडिशन कॉमनवेल्थ गेम्स का हुआ था बर्मिंघम में, और अब 2026 में 23rd नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स को स्कॉटलैंड होस्ट करने वाला है। 1942 और 1946 में बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 ये कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट नहीं किया गया था। अगर हम एशियन कंट्रीज के बारे में बात करें जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है, तो अभी तक आपको 2 ही बार एशियन कंट्रीज है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया है। 2010 में न्यू दिल्ली ने एंड कुआलालंपुर मलेशिया ने 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। अभी तक किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज ने कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट नहीं किया है। और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट मेंबर कितने हैं? 74 मेंबर कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निलयम टू होस्ट भारतीय कला महोत्सव। अभी भारतीय कला महोत्सव के बारे में बात करते हैं, तो भारतीय कला महोत्सव को 29 ऑफ सितंबर से आप देखेंगे 6 अक्टूबर, 29 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में होस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर इसका पर्पस होता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है, उसके जो आपके 8 स्टेट है उनके आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना। तो राष्ट्रपति निलयम इन द कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव का होस्ट करेगा 29 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में। ये 8 दिनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल है जो कि नॉर्थ इंडिया के डाइवर्स कल्चर और उसके हेरिटेज को शोकेस करेगा। इसमें जो 8 स्टेट के कल्चर शामिल होंगे वो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ठीक है। अब ये राष्ट्रपति निलयम क्या है? तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति जी के रेसिडेंट हाउस होते हैं, ठीक है, 3 आपको प्रेसिडेंशियल हाउस देखने को मिलते हैं एक तरीके से, जहां पे राष्ट्रपति समय समय पे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति निलयम है वो 1 ऑफ द 3 प्रेसिडेंशियल रिट्रीट इंडिया में है, और केवल एक ही साउथ इंडिया में आपको हैदराबाद में देखने को मिल जाएगा। हैदराबाद के निजाम के समय 1860 में इसको तैयार किया गया था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1860 विद अ टोटल लैंड एरिया ऑफ 90 acre एंड वॉज टेकन ओवर बाय द निजाम ऑफ हैदराबाद आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिसंबर के मंथ में राष्ट्रपति यहाँ पे विंटर के समय पे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए साल में एक बार जाती है, ये जाते हैं जो भी राष्ट्रपति होते हैं। ओके है जी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करने से पहले वो सारे स्टूडेंट जो पहली बार हमारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको एसएससी जनरल अवेयरनेस की पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको पिछले 5 सालों के एसएससी के अलग अलग एग्जाम, जैसे कि सीजीएल एग्जाम होता है, जेई एग्जाम है, आपका एमटीएस एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स के पिछले 5 साल के आपको 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जून, जुलाई, अगस्त मंथ की मंथली मैगजीन जिसमें आपको 200 एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे, आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रंगीन मछली। रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर है उसकी डिमांड्स को, उसकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मंगे खान रिसेंटली ही पास्ड अवे। पूछा जा रहा है कि ये जो एक वोकलिस्ट थे, जो हारमोनियम प्लेयर थे, ये कहाँ से या किस ग्रुप से एसोसिएटेड थे? तो इनका एसोसिएशन देखने को मिलेगा बारमेर बॉयज से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाउ इज द न्यू वेटलैंड वायरस प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन। रिसेंटली चाइना में एक नया वायरस डिस्कवर किया गया है, और चाइना में जो नया वायरस डिस्कवर किया गया है उसका नाम है न्यू वेटलैंड वायरस। ठीक है। ये बेसिकली कैसे ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में? आंसर हो जाएगा थ्रू द टिक बाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द कर्मा फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज द करम
सेलिब्रेटेड। तो ये कर्मा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो आप देखेंगे ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड फेस्टिवल है। आप देखेंगे झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, कई सारे राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये मेनली कहाँ पे मनाया जाता है। तो मेनली अगर आपको एक आंसर करना हो तो आप आंसर करेंगे झारखंड। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड इज द राइट आंसर। झारखंड में जो रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटी है, जैसे कि हो ट्राइब है, मुंडारी ट्राइब है, संथाल हैं, ये सभी लोग मिलकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। Which company has constructed the Kalvari submarine escape training facility in विशाखापट्टनम? INS सातवाहन पे इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है बाय द लॉर्सन एंड टर्बो LNT। ऑप्शन नंबर सी। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू क्लिंग द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को फिफ्थ टाइम, पांचवी बार लिफ्ट करने का काम इंडिया ने किया, और इंडिया ने डिफीट किया है किसको? जो होस्ट कंट्री थी। होस्ट कंट्री कौन थी? चाइना। चाइना को इन्होंने डिफीट किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच टाइफून मेड लैंडफॉल इन संघाई and becoming the strongest storm to hit the city since typhoon Gloria in 1949? तो कल मैंने बताया था कि 1949 के बाद अब संघाई में स्ट्रॉन्गेस्ट जो टाइफून है वो हिट करने वाला है। उस टाइफून का नाम क्या है? सो आंसर हो जाएगा आपका बेबिनका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन सितंबर 2024 में क्या हुआ था? हमने हिंदी दिवस सेलिब्रेशन किया है 14 सितंबर को भारत मंडपम में, और इस ओकेजन पे हमने प्रेस्टिजियस राजभाषा कीर्ति पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट किया है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कैटेगरी फॉर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विथ लेस देन 300 पर्सनल। तो 300 से कम कर्मचारी जहां पे काम करते हैं, ऐसा कौन सा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है जिसको राजभाषा कीर्ति अवार्ड मिला है? तो आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे। रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने सुभद्रा स्कीम को लॉन्च किया है, इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सुभद्रा स्कीम का पर्पस है कि 1 करोड़ वीमेंस को कवर करना, और यहाँ पे ईच एलिजिबल वीमेन जो है उनको 1 लाख रुपीज दिए जाएंगे ओवर द 10 ईयर। तो ये बात तो गलत है, इसमें कहा गया है कि 50,000 रुपए दिए जाएंगे 5 ईयर्स में, राइट? तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है कि 50,000 रुपए 5 सालों में दिए जाएंगे, 10,000 रुपीज एनुअली दिया जाएगा इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनके अकाउंट पे पहुंचाया जाएगा जिनकी एज 21 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है। और ड्यूरेशन क्या है स्कीम का? 24-25 से 28-29। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द एनपीएस वात्सल फॉर माइनर। कल मैंने आप लोगों को एनपीएस वात्सल स्कीम के बारे में बात की थी। अब इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। निर्मला सीतारमण जी ने एनपीएस वात्सल स्कीम को अपने यूनियन बजट स्पीच 23-24 में अनाउंस किया था। एनपीएस वात्सल को रेगुलेट कौन करेगा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। ये जो आपका एनपीएस वात्सल है ये माइनर के लिए है जिनकी एज लेस देन 18 ईयर्स है और जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और इसके अलावा जो हर एक जो एनपीएस सब्सक्राइबर है उनको 12 डिजिट का एक PRAN नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, लेकिन यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने 24-25 के बजट में वात्सल स्कीम को अनाउंस किया था। मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, रिमेनिंग आर करेक्ट। पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट कितने हैं? तो केवल पहला स्टेटमेंट, ओनली 1 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, who has been appointed as a new head coach of Indian women's football team? इंडिया की वीमेंस फुटबॉल टीम की नया कोच किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा संतोष कश्यप। ऑप्शन नंबर डी। तो संतोष कश्यप जी को इंडिया की जो वीमेंस फुटबॉल टीम है उसका नया कोच बनाया गया है, और ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं? तो चोबा देवी को ये रिप्लेस करने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, who has been appointed as the India's Ministry of Port Shipping and Waterways as a brand ambassador? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इन्हें बनाया गया है जिन्होंने रिसेंटली 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं। 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं कहां पर? आपके पेरिस ओलंपिक्स में। आंसर हो जाएगा मनु भाकर। इन्होंने इंडिविजुअल और मिक्स्ड इवेंट में
10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ में तो अवेलेबल होगा ही। रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको रिसेंटली डिस्कस किया था अबाउट द आलिया भट्ट, राइट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? शिखर धवन का मोटो जीपी इंडिया के आपके मोटो जीपी जो इंडिया है उसके आपके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन। और पीवी सिंधु को टैबेको कंट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है अ 2-day नेशनल symposium of National Disaster Management Authority and the Army Southern Command entitled exercise IKEA begin in which city? तो एक्सरसाइज आइकिया एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और आर्मी का जो सदर्न कमांड है वो मिलके कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये 2 दिन की एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी इन चेन्नई। नेक्स्ट है विच बैंक हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अदिति, a generative AI powered virtual relationship manager to enhance the digital customer service experience? तो अदिति एक क्या है? एक जनरेटिव AI चैटबॉट है जो कि ऑडियो वीडियो मैसेजेस में कन्वर्सेशन कर सकती है कस्टमर के साथ और कस्टमर के एक्सपीरियंस को इनहांस कर सकती है। तो अदिति को किसने लॉन्च किया है? तो BOB ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंट्रोड्यूस किया है अदिति, अ जनरेटिव एआई पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर टू इनहांस द डिजिटल कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। ये आपको एक ह्यूमन लाइक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिसमें एक डिजिटल अवतार तैयार किया जाएगा जो बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन कर सकता है। ये 24/7 अवेलेबल होगा, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में सपोर्ट करते हुए। ठीक है, इसके अलावा बीओबी ने एक और जनरेटिव एआई इनेबल नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है फॉर इट्स एम्प्लॉय, जिसका नाम क्या है? ज्ञान सहाय .ai। ठीक है, ज्ञान सहाय को भी किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। बीओबी का फॉर्मेशन 1908 में हुआ था, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है एंड देवदत्त चंद्र आपको एमडी एंड सीईओ देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ 8 इंडिया वाटर वीक 2024? ठीक है, इसकी थीम क्या है? जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।